यहाँ पे आ गया है। हो गया हो गया हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, पाकिस्तान ने सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसके बारे में हम थोड़ा आज बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसके पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो हम पहले ये देखना चाहेंगे कैजुअलिटीज जो हुई हैं, ये जो ईरान और अमेरिका की वॉर हुआ है उसमें कहां कहां कितना कैजुअलिटी हुआ है उसकी हम थोड़ा बात कर ले। लेबनान की अगर दोस्तों बात करें तो 2294 का डेटा आ रहा है, इतने लोग मारे गए हैं। और अगर घायल की बात करें तो 7554 लोग लगभग घायल है। और अगर दोस्तों फिलिस्टाइन में भी 4 लोग मारे गए हैं, सीरिया में 4 लोग मारे गए हैं, इजराइल में बहुत कम मारे जाने की संख्या है। जबकि अगर देखा जाए तो मेन जो लड़ाई थी वो इजराइल और अमेरिका के बीच में थी, सॉरी इजराइल और ईरान के बीच में थी, माफी चाहेंगे स्लिप ऑफ टंग हो गया। इजराइल और ईरान के बीच में मेनली लड़ाई थी। और किस बात को लेके थी ये आपको भी पता होगा, मैं कई बार इस बात को बता चुका हूं कि इजराइल का ये कहना है कि ईरान अपना एक तो न्यूक्लियर वेपन बनाना बंद करे, दूसरी बात जो वो फंडिंग करता है आतंकवादी ग्रुप को, जैसे हिजबुल्लाह है, हूती है, हमास है, हमास वाले जो फिलिस्टाइन में आके गाजा में आके अपना आतंक फैलाते हैं, हिजबुल्लाह उसका समर्थन करता है और इन सब को फंड करता है ईरान। और ये इजराइल का कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बंद करो नहीं तो हम तुम्हें जड़ से मिटा देंगे। और उसी का ये लड़ाई शुरू हुआ, उसमें इतने लोग मारे गए। इजराइल में केवल 26 लोग मारे गए हैं अब तक। और दोस्तों यूएस मिलिट्री में 13 लोग मारे गए हैं, 200 से ज्यादा इंजर्ड हैं। इराक में 118 लोग मारे गए हैं और डजन्स भर घायल भी हैं। जॉर्डन में 29 लोग मारे गए हैं, कुवैत में 7 लोग मारे गए हैं। ये जितने अटैक किया ईरान ने, जो बोला कि जहां जहां जिस जिस धरती का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है उसको मैं मारूंगा, उसने पहले ही बोला था कि जो जो अमेरिका का साथ देगा उन सब पे मैं अटैक करूंगा। और वही उसने किया। जब लड़ाई शुरू हुई, खमेनेई को मार दिया, तो उसकी जो आईआरजीसी थी या जो उसका बेटा था खमेनेई का, उन सब ने जो प्लान किया और अटैक किया वो सब सारे साथी देशों पे किया जितनों ने अमेरिका का साथ दिया था, या अमेरिका ने जिसके धरती से अपना जहाज उड़ाया था, ड्रोन उड़ाया था, मिसाइल उड़ाया था, कुछ भी उड़ाया था, कैसे भी अगर किसी देश ने सपोर्ट किया उन सब पे उसने हमला किया था। उसी में कुवैत में 7 लोग मारे गए हैं, बहरीन में 3, सऊदी अरब में 3, 29 इंजर्ड, कतर में 20, यूएई में 12 लोग मारे गए हैं, 224 से ज्यादा इंजर्ड है। ओमान में 3 लोग मारे गए हैं, 15 से ज्यादा इंजर्ड है। ईरान में सबसे बड़ा डेटा है, 3375 लोगों की मारे जाने की खबर है और 26,500 लोग से ज्यादा इंजर्ड है। 26,500 ये सबसे बड़ा डेटा है। अभी तो ईरान का कोई डेटा एक्चुअल में पता ही नहीं चल पा रहा है। क्यों नहीं पता चल पा रहा है दोस्तों? क्योंकि आपको पता होगा कि उसने मीडिया, सोशल मीडिया सब कुछ बैन कर रखा है। उसने इंटरनेट तक को बैन कर दिया है। और जो सैटेलाइट से इंटरनेट चलता है स्टारलिंक, बहुत लोगों के पास उसका कनेक्शन था, उसको अवैध घोषित कर दिया कि अगर कोई अमेरिका का स्टारलिंक यूज करेगा
उसको स्पाई समझ के, स्पाई बता के उठा के उसको फांसी की सजा दे रहे थे सब। तो वह ईरानियन डर गए, सब कोई भी डर जाएगा। अगर किसी के देश में ये बात घोषित हो जाए कि ये चीज इलीगल है, नहीं इस्तेमाल करना है, जो इस्तेमाल करेगा उसको देशद्रोह में उठा लिया जाएगा, तो कोई भी नहीं करेगा। तो कोई भी सोशल मीडिया नहीं चल रहा है, तो ईरान की सच्चाई पता नहीं चल पा रही है कि एक्चुअल में ईरान में कितनी चीजें क्षतिग्रस्त हुई है, कितने लोग मारे गए हैं, क्या चल रहा है ईरान के अंदर, किसी को कुछ भी नहीं पता। ये ईरान जो बोलता है वही लोग मानते हैं, या ईरान के जो साथी समर्थक हैं वो सब जो डेटा देते हैं वही दुनिया अभी के डेट में मान रही है। लेकिन एक्चुअल डेटा किसी के पास नहीं है दोस्तों। मैंने जो बताया वो भी एक्चुअल डेटा नहीं है, वो भी अप्रोक्सीमेट डेटा है। बाकी सब देशों का तो एक्चुअल है, हो सकता है, बट ईरान का कुछ भी एक्चुअल नहीं है। ईरान में तो अभी ये भी नहीं पता कि एक्चुअल में पावर किसके पास है, कौन उसको चला रहा है, आईआरजीसी चला रही है या खोमेनी का लौंडा चला रहा है, कौन पावर अभी कंज्यूम करके, पावर अभी पकड़ के रखा है, जो ऑर्डर दे रहा है, जो वॉर को आगे बढ़ा रहा है, जो निगोशिएशन की बात करवा रहा है, ये किसके हाथ में है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। और ये ट्रम्प बहुत दिनों से ये बात बोल रहा है कि ईरान में इस बात की बहुत कमी है कि अभी सबसे बड़ी जो कमी है ये पता नहीं चल पा रहा है वहां के रिजीम में, ईरानियन रिजीम में हेड ऑफ गवर्नमेंट है कौन आज के डेट में, कौन अभी किससे बात करे। आईआरजीसी से बात करे, आईआरजीसी ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड वाले जो है आईआरजीसी, उनसे बात करे या फिर किसी मिनिस्टर से बात करे, तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है दोस्तों। ईरान की हालत अंदर से बहुत बुरी हो गई है, लेकिन वो अभी दिखा नहीं रहा है। जिस दिन दुनिया को दिखेगा उस दिन पता चलेगा एक्चुअल में ईरान में कितनी तबाही मची है। दोस्तों अब आते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान सैटेलाइट लॉन्च किया है। लॉन्च करने के शनिवार को रात में चीन से पाकिस्तान का नया सैटेलाइट लॉन्च हुआ। चीन ने लॉन्च किया PSCS-E03 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यह लॉन्च उत्तर चीन में जो एक शांसी प्रांत है वहां पे स्थिर है ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। जैसे हमारे यहाँ सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, अमेरिका के पास अपना सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, एक जगह बनाया जाता है, उस जगह पे केवल यही सब परीक्षण होता है। तो ईरान के पास भी ताइवान नाम का एक जगह है जहां पे उसका लॉन्च सेंटर है। वहां से उसने पाकिस्तान के लिए PRSC एक सैटेलाइट लॉन्च किया है और सक्सेसफुल लॉन्च किया है। और इसमें लॉन्च में लॉन्ग मार्क 6 कैरियर रॉकेट ने इस सैटेलाइट को आसमान तक लेकर गया है। इसमें कई कक्षा तक, इसमें जो पहले से तय कक्षा था, बताया जाता है जो सैटेलाइट जाता है वो जो अर्थ है, अर्थ के इनर ऑर्बिट में, मिडिल ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट में कहां पे गया, तो ये बात चीन ने बताया कि पहले से जो तय था वहीं पे गया, कुछ क्लियर नहीं किया गया चाइना के तरफ से। पाकिस्तान जैसे इस चीज को अपना छाती पीट ही रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान का ट्वीट किया कि पाकिस्तान लॉन्च इंडिजिनस मिसाइल्स, इंडिजिनस सैटेलाइट फॉर द मार्किंग मेजर स्पेस माइलस्टोन। तो ये सब बातें लिख के अभी अपना वाहवाही लूटने की कोशिश ही कर रहा था पाकिस्तान। तब तक चाइना का जो यहाँ क्या लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान लॉन्च इंडिजिनस CO3 सैटेलाइट एंड मेकिंग मेजर स्पेस माइलस्टोन। ये अपने आप को बहुत वो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखो जी हमने तो अपना इंडिजिनस मिसाइल लॉन्च कर दिया, सॉरी सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं, देखो क्या क्या हमने कर दिया। तब तक थोड़ी देर बाद तुरंत ही ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का है वहां से खबर आती है, यूजिंग अ लॉन्ग मार्क 6 कैरियर रॉकेट चाइना सक्सेसफुली लॉन्च्ड पाकिस्तान PRSC-E03 सैटेलाइट इनटू प्रेजेंट ऑर्बिट फ्रॉम ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर एट 8:15 रात में सैटरडे को। ये ग्लोबल टाइम का तुरंत ही न्यूज आता है। तब तक पाकिस्तान वालों की धज्जियां उड़ गई कि अरे यार बेइज्जती हो गई।
अभी तो हम थोड़ा सा माहौल ही बना रहे थे कि भाई हमने लॉन्च कर दिया, देखो कितना मजा आया, हमने ये सब काम करके दिखा दिया। ये जिसको इस बारे में समझ नहीं है, जो स्पेस को नहीं समझता है, जो अपने बच्चों को मौलवियों के द्वारा पढ़वाते हैं और वहां के मौलवी पढ़ाते हैं कि बेटा धरती तो साकीन है, रुकी हुई है, इसमें जो पहाड़ है उससे ठोक के इसको रोका गया है, नहीं तो ये उड़ जाता। वो क्या स्पेस और ये रिसर्च करेंगे, उनको तो कुछ इससे कोई लेना देना ही नहीं है। वो चाइना क्यों लॉन्च किया है वो सबको पता है कि पाकिस्तान के थ्रू टारगेट उसका इंडिया है मेनली। वो चाइना को आप क्या समझते हो? चाइना इज द वेरी स्मार्ट बिजनेस माइंडसेट कंट्री। चाइना वहीं पे इन्वेस्ट करता है जहां पे उसको फायदा होता है। और चाइना को फायदा क्या है? पहली बात तो उसकी जो नीति है विस्तारवाद की, कि हम अपने देश को इतना फैला दे। उसका तो अभी 40-50 देश से ये डिस्प्यूट चल रहा है कि ये जमीन मेरी है, वो जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है। एक बात तो ये है। और दूसरी बात, ये हमेशा दूसरे के घर में नजर रखना चाहता है, और पाकिस्तान भी चाहता था कि पड़ोसी पे निगरानी हो। तो इन दोनों ने मिलके एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, और इस सैटेलाइट में दोस्तों बताया जा रहा है, इन सैटेलाइट का इस्तेमाल पाकिस्तानी अपनी पृथ्वी पर नजर रखना, संचार, मौसम, जानकारी और सुरक्षा संबंधी जरूरतों के लिए किया है। पाकिस्तान का ये कहना है कि इस टेक्नोलॉजी में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और दोनों देश आपस में मिलके हम बहुत ही लंबा चौड़ा एक प्लान करके स्पेस अंतरिक्ष यान में और भी हम प्रोजेक्ट को डालेंगे और इसको फैलाएंगे। मतलब बोल तो रहा है कि केवल फसल, खेती और अपनी जमीन को देखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। सब बोलते यही हैं, सारे देश, कोई भी देश सैटेलाइट लॉन्च करता है तो ये नहीं बोलता है कि मैं इस देश पे, फ्रांस पे निगरानी रखने के लिए लॉन्च कर रहा हूं, इंडिया पे निगरानी रखने के लिए लॉन्च कर रहा हूं, कोई नहीं बोलता है। सबका कहना यही होता है कि जी हम मौसम से रिलेटेड चीजों को जानने के लिए, थोड़ा सा हमारी खेती बाड़ी ना खराब हो, इससे पहले ही बात जानने के लिए, मौसम से रिलेटेड अपने जमीन की रखवाली करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो पाकिस्तान ने बोला है, यही सब बोलते हैं, लेकिन करते एक्चुअल में उससे मल्टीपल काम होते हैं। उससे पड़ोसी पे नजर रखा जा सकता है इजीली। तो ये चाइना के साथ मिलके पाकिस्तान ने गेम कर दिया। चाइना लॉन्च किया पाकिस्तान में, और दोस्तों ये पहली बार नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो 19 अक्टूबर 2025 में भी चाइना लॉन्च किया था पाकिस्तान के लिए। चाइना लॉन्चेस पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अलोंग विद द 2 ऑफ इट्स ओन। 2 अपना किया, 1 इसका किया, उसके साथ 2025 में भी किया था। ये चौथी बार हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है कि पहली बार चाइना पाकिस्तान का कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसके पहले भी वो कर चुका है। ये सैटेलाइट का इस्तेमाल ये बता रहे हैं कि अपने धरती पर नजर रखने के लिए, संचार के लिए और मौसम के लिए कर रहे हैं, सुरक्षा दृष्टिकोण से कर रहे हैं। लेकिन ये इनका मेन मकसद यही है कि ये पड़ोसी के घर में ताका झाकी कर सके, देख सके इंडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं। मेनली इनका यही मोटिव है। चीन पाकिस्तान का ऑल वेदर अलायंस अब स्पेस में अपने ये भेज दिए, लॉन्च कर दिए। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रेस CO3 से पृथ्वी के अवलोकन क्षेत्र में पाकिस्तान की क्षमताओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है, ऐसा वो सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने पृथ्वी, अपने जो एरिया है उस पर ध्यान रखने के लिए, दूसरों का कुछ अगर कोई हमला करने की कोशिश कर रहा है तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, सॉरी इंटरसेप्टर तो अलग चीज होता है, किसी चीज को इंटरसेप्ट करके मारना वो अलग हो जाता है, वो एयर डिफेंस सिस्टम में आ जाता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इंडिया भी बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के पास तो ऑलरेडी है, आकाश है, S-400 है, अग्नि है, और भी ये। इसके बाद ये जब से खबर आई, इसके पहले ही इंडिया ने प्रोग्राम शुरू कर दिया था, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है भारत की कि ये सब इनके जो पड़ोसी कर रहे हैं, तो इंडिया इससे बचने के लिए या फिर उससे अधिक क्षमता वाला कुछ ऐसा काम कर रहा है क्या, जिससे हम
अपने दुश्मनों पे नजर तो रख ही पाए, उनकी गतिविधियों को भी कैच कर पाए, वो क्या करना चाहते हैं या वो कुछ करे एक्शन, उससे पहले ही हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए, ऐसा कुछ हम कर रहे हैं क्या? हाँ जी, कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो हम सुदर्शन चक्र लॉन्च कर रहे हैं। और ये सुदर्शन चक्र अगर हम बात करें दोस्तों, तो सुदर्शन चक्र के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को, पिछले 15 अगस्त को ही ये प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया था कि ये डीआरडीओ और इसरो के मिली भगत से, आपस में कोरिलेशन से, कोऑपरेशन से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। और इसमें डीआरडीओ बहुत तेजी से लगी भी है, इसरो भी लगा हुआ है, तो भारत भी इसमें पीछे रहने वाला नहीं है और भारत अपना स्पेस बैंड और सुदर्शन चक्र को फिर से और भी अत्यधिक मजबूती के साथ लॉन्च करने वाला है। भारत अपनी सीमाएं और आकाश का अभेद बनाने के लिए अंतरिक्ष में एक विशाल सुरक्षा घेरा तैयार कर रहा है, जिसको स्पेस बैंड सर्विलांस बोलते हैं। इसमें 227,000 करोड़ रुपए का एक बजट है जो भारत सरकार ने पास किया है, जो इस 3 साल के अंदर 52 सैटेलाइट लॉन्च करने की परियोजना है। इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए फंड दिया है 27,000 करोड़ रुपए और 52 सैटेलाइट लॉन्च होंगे, जिसमें से सुदर्शन चक्र भी है। सुदर्शन चक्र नाम क्यों रखा गया है उसके बारे में भी हम अभी बताएंगे दोस्तों आपको। ये भारतीय स्पेस फोर्स की रीढ़ बनेगी। स्पेस फोर्स मींस कि ये इंटीग्रेटेड होगा, इसमें एयरफोर्स को भी ये इंफॉर्मेशन देगा, ये इसरो को भी इंफॉर्मेशन देगा, मौसम से रिलेटेड, आगे और भी चीजों से रिलेटेड, फुटेज लेके। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है, ये इंटीग्रेटेड मैनेज किया गया है। इसका इंटेल जो मिलेगा एयरफोर्स को भी मिलेगा, डायरेक्ट एयरफोर्स को इंटेल मिलेगा। उसमें आगे हम बताएंगे दोस्तों और इसके बारे में। ये और दोस्तों इस 52 में से ऐसे है कि कुछ इसरो और डीआरडीओ करेंगे और कुछ प्राइवेट कंपनियों को भी दिया गया है बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट में। और ये 2026 की तीसरी तिमाही में प्रस्तावित की गई है अगले सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात करने के लिए। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, कैसे और क्या करेगा ये 52 उपग्रह, कैसे काम करेगा और इसमें क्या क्या अच्छाइयां खूबियां हैं। तो दोस्तों इसमें ऐसा है कि एआई से लैस है। पहली बात तो एआई मोस्ट पावरफुल इंफॉर्मेटिव वेपन हो गया है आज के डेट में। इंफॉर्मेशन एआई, इंफॉर्मेशन का मतलब इंफॉर्मेशन का पैरेलल हो गया है आज के डेट में एआई। पहले इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए लोगों को बहुत चीजें इकट्ठा करनी पड़ती थी, बहुत कष्ट करना पड़ता था, कुछ डेटा यहां से उठाओ, कुछ यहां से उठाओ, कुछ यहां से उठाओ। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना दिया गया है, एआई जब से आया है तब से डेटा कलेक्ट करके एक जगह डाल देने के लिए बहुत आसान है। मैं आम भाषा में बता रहा हूं कि डेटा कलेक्ट किया, एक मशीन में डाल दिया, वो मशीन के पास अब सारा डेटा आ गया, अब उस हिसाब से वो इस्तेमाल करेगा डेटा का। तो ये एक तो पहली बात, हमारा जो सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है जो किसके अंडर में है, नाम उसका रखा गया है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र में एआई है, पहली बात तो एआई से लैस है, खुद ही दुश्मन के जहाजों को, मिसाइलों को पहचान कर तुरंत अलर्ट भेज देगा। और ये सैटेलाइट जो तैनात किए जाने वाले हैं, किए जा रहे हैं एक्चुअल में, कई सैटेलाइट तो छोड़ भी दिया गया। हर न्यूज को सामने नहीं लाया जाता है क्योंकि पड़ोसियों को अचानक से शॉक लगे कि ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे कर दिया इंडिया ने। तो थोड़ा सा शॉक लगने के लिए कुछ बताया भी नहीं जाता है, बस एक मोटा मोटी फिगर दे दिया जाता है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं कि 27,000 करोड़ का बजट है, लगभग 52 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। इसका क्या काम होगा, कब कौन लॉन्च होगा, इसकी इंफॉर्मेशन ज्यादातर नहीं आती है। अब इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो सिंथेटिक अपर्चर रडार, सिंथेटिक अपर्चर रडार का मतलब ये होता है मौसम कितना भी खराब हो, अंधेरा हो, कोहरा हो, ये भी उसमें इनबिल्ट किया जा रहा है सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसका मतलब ये होता है ये 24 घंटे बिल्कुल क्लियर इमेज देगा आपको, चाहे कोहरा हो, चाहे मौसम खराब हो, चाहे आंधी हो, बारिश हो, कुछ भी हो,
बिल्कुल साफ सुथरा तस्वीर देगा। तो एक इसकी खासियत है सुदर्शन चक्र में। दूसरा, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह, ये बेहद शक्तिशाली होता है दोस्तों। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह भी इनबिल्ट किया गया है उसमें। अलग अलग बहुत सारे सैटेलाइट छोड़े जाएंगे ना, सबका काम अलग अलग होगा। एक तो है जो मैंने अभी बताया आपको सिंथेटिक वाला, वो 24 आवर बिल्कुल इमेजेस देता रहेगा कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली, चाहे कैसा भी मौसम हो। दूसरा दोस्तों, अगर हम बात करें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स की, तो ये बहुत ही शक्तिशाली कैमरे इसमें लगे होते हैं। ये छोटी से छोटी वस्तुओं की बिल्कुल क्लियर इमेज दे सकता है, हाई डेफिनेशन तस्वीरें ले सकता है। कितनी भी छोटी चीज हो वो, उसको भी अगर टारगेट कर रहा है वो, तो हाई डेफिनेशन इमेज उसका लेके शेयर कर सकता है। तीसरा दोस्तों, कम्युनिकेशन और डाटा रिले सैटेलाइट, ये भी एक सैटेलाइट है। इसकी क्या खासियत है, ये प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं जो 27,000 का प्रोजेक्ट है, इसमें ये सारे इंक्लूड है जो इंडियन गवर्नमेंट डीआरडीओ और इसरो को सौंपी है। ये आपको करना है इस प्रोजेक्ट को, और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है सुदर्शन चक्र। तो ये कम्युनिकेशन और डेटा रिले सैटेलाइट क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल हैक प्रूफ है। हैक प्रूफ की कभी कभी ऐसा होता है कि जो रेडियो एक्टिव जो तरंगे जाती हैं कैच करने के लिए किसी दूसरे तरंग को, तो वहां पे स्टेल्थ मिसाइल जैसे जो होता है, स्टेल्थ मिसाइल फाइटर स्टेल्थ जेट होता है, या फिर जो मैक 5 से ऊपर चलने वाले, मैक 3 मैक 4 से ऊपर स्पीड में चलने वाले जो सुपरसोनिक मिसाइल होते हैं, हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल होते हैं, उसको कैच करने के लिए, उसको उसके रेडिएशन को कैच करने के लिए ये सब जो सैटेलाइट होते हैं उसको कभी कभी हैक कर लिया जाता है और पता नहीं चलता। तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है इंडिया, कम्युनिकेशन और डेटा रिले सैटेलाइट, ये हैक प्रूफ है। इसमें संचार सुनिश्चित करेंगे और ये हर वक्त हमको इंफॉर्मेशन देने में सक्षम होगा। तो ये तो दोस्तों हमने बात कर लिया। और अगर हम इसके बारे में ये देखें तो ऐसा नहीं है कि केवल ये नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2013 के बाद ही ये सब शुरू हुआ है। इसके पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तब से ये 2001 से शुरू हो गया था। एसबीएस करके एक तत्कालीन प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी बने थे उस समय वो एक उपग्रह छोड़ा गया था। उसके बाद दोस्तों 2001 के बाद भी लगातार 4 उपग्रह छोड़े गए थे। तो इस मिशन का महत्व सिंपल सा ये है कि भारत को अंतरिक्ष रियल टाइम डेटा प्राप्त कर सके। और देखो दोस्तों, एक बात आपको भी पता होगा, आज की जो दुनिया है, आज का जो समय है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है। जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा ताकतवर है। और ये इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए ही ये सारा जो जितना भी जाल फैलाया जाता है, सैटेलाइट हो गया या फिर एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया, वो पहले ही किसी ने मारा मिसाइल, पहले इंटरसेप्ट करके हवा में ही ठोक देगा। तो पहले उसके पास इंफॉर्मेशन आएगा तभी तो वो काम करेगा। तो इंफॉर्मेशन इज अ वेपन, इंफॉर्मेशन इज अ पावर, इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग नाउअडेज लाइफ। आजकल के जो जिंदगी में, लाइफ में जो है, इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों आज की दुनिया का, आज के डेट का। और दुनिया इसमें अपना अपना योग्यता अपना रही है और कोशिश कर रही है कि हम कैसे इसमें आत्मनिर्भर बने। माफी चाहूंगा, कैसे इसमें हम आत्मनिर्भर बने और कैसे अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट करें। ये दोस्तों भारत सरकार की तरफ से एक पोस्टर बहुत पहले ही जारी कर दिया था इस चीज को लेके, सुदर्शन चक्र मिशन पूर्ण हवाई सुरक्षा। इसमें क्या क्या है, प्रमुख रणनीति और तकनीकी उपलब्धियां जो है वो है, ऑपरेशन सिंदूर के समय पे ये चीज देखा गया कि कैसे हम अपने स्वदेशी शक्तियों का प्रमाण लिए, स्वदेशी उपकरण जैसे आकाश, अग्नि, इन सबों ने जो एयर डिफेंस सिस्टम का काम करके दिखाया। जितने भी ड्रोन या जितने भी मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से मारी गई
आपको एक भी ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली होगी या ऐसी एक भी तस्वीर देखने को नहीं मिली होगी कि जिस भी स्टेट को या जिस भी शहर को उसने टारगेट किया था, गुजरात उसका टारगेट था, राजस्थान में कुछ उसके टारगेट थे, पंजाब में उसका टारगेट था, दिल्ली तक टारगेट था उसका, लेकिन एक भी उसकी मिसाइल सक्सेस नहीं हो पाई। इसी के मद्देनजर रखते हुए ये तो पाकिस्तान है, भविष्य में कभी चाइना से टक्कर लेना पड़े, चाइना के साथ आमना सामना करना पड़े, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और सुदर्शन चक्र का मिशन यही है, पूर्ण हवाई कवच, पूर्ण हवाई सुरक्षा। हवा से आने वाले कहीं से कुछ भी हो, अगर वो भारत के धरती पे, भारत के आसमान में अगर कदम रखता है, कोई भी खतरा हो तो उसको पहले ही भाप लिया जाए, पहले ही भाप करके उसका समाधान ले लिया जाए, निकाल लिया जाए। यही सुदर्शन चक्र का मिशन है। अगले दशक में देश के महत्वपूर्ण स्थान को पूर्ण हवाई सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य लिया गया है दोस्तों, और इसमें मल्टी लेयर्ड है। मल्टी लेयर्ड सबसे ज्यादा दिल्ली को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला जो लेयर होगा वो दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए होगा। आप कहेंगे दिल्ली को ही क्यों सुरक्षित किया जाएगा, और स्टेट सुरक्षित नहीं होंगे? और भी स्टेट सुरक्षित होंगे, लेकिन जो प्राइमरी फोकस है वो दिल्ली है। दिल्ली को सुरक्षित करना मोस्ट नेसेसरी, मोस्ट कंपल्सरी है। ऐसा क्यों है, उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। देश की जितनी भी बड़ी सरकारी प्रतिष्ठान है वो सारे के सारे दिल्ली में ही हैं। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, ये सब के सब दिल्ली में ही हैं। इसके बाद, इसके अलावा भी अगर हम बात करें दोस्तों, तो सिक्योरिटी हेडक्वार्टर भी, जितने भी हमारे सिक्योरिटी हेडक्वार्टर हैं वो सारे के सारे भी दिल्ली में ही है। दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, सीआरपीएफ का मुख्यालय है, बीएसएफ का मुख्यालय है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का भी मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ये सारे दिल्ली में ही है। सीआईएसएफ का मुख्यालय है, सीबीआई का मुख्यालय है, एनआईए का मुख्यालय है, रॉ का मुख्यालय है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, सॉरी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो आरएडब्ल्यू है, उसका भी मुख्यालय दिल्ली में ही है दोस्तों। तो ऐसा करेगा, दिल्ली में सुरक्षा कवच काम करेगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली सुरक्षित होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा इमेज के जरिए दिखाऊं तो ये दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश लगभग सबको कवर करेगा। और इसके बाद भी दोस्तों इनर विंग, आउटर विंग, मिडिल विंग सबको फैलाया जाएगा। जो 52 उपग्रह है वो केवल एक जगह को देखने के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है और देश को सुरक्षित करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इसमें दोस्तों इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग भी शामिल है, डीआरडीओ शामिल है, इसरो शामिल है। इन सबके मिल के ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आपस में इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और बहुत तेजी से काम चल रहा है। और जो मेन फोकस है वो इसी पे है कि जो हाई स्पीड सुपरसोनिक मिसाइल होते हैं, जिनका स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर होता है, उन सबको कैसे कैच किया जाए, उनको कैसे इंफॉर्मेशन उनका निकाला जाए या उनको कैसे रडार में कैच किया जाए उनका इंफॉर्मेशन, उसके लिए ये सारा प्रोजेक्ट और इतना सारा खर्चा गवर्नमेंट कर रही है। डीआरडीओ बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं हमारे एजेंसीज, उसमें डीआरडीओ भी है और डीआरडीओ के अलावा हमारे इसरो के भी इंजीनियर्स, साइंटिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय लेवल का काम कर रहे हैं। आगे दोस्तों अगर हम अब आ जाते हैं ईरान और अमेरिका के युद्ध पे। अमेरिका बोलता कुछ है, करता कुछ है, ये आपको पता होगा। अभी अमेरिका में कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ डोनाल्ड ट्रंप खाना खा रहे थे। उस डिनर में बहुत सारे मीडिया जगत के लोग थे, पत्रकार जगत के लोग थे, बहुत सारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के मालिक थे, बहुत सारे नेता थे,
जिसमें मुख्य डोनाल्ड ट्रंप जी थे, उनके ऊपर गोली चली। वहां पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी था तो उसको पकड़ लिया गया, वो कुछ नहीं हो पाया, वहां पे कोई भी उसमें घायल नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, तो इसको तो रोक लिया गया। लेकिन ये दोस्तों बताया जा रहा है कि ये ट्रंप खुद ही सिंपैथी बटोरने के लिए करवाया है, और हो भी सकता है ऐसी पॉसिबिलिटीज। आगे जो रिपोर्ट आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। अगर कुछ ऐसी रिपोर्ट आती है एनालिसिस टाइप का, तभी उस पर कोई मैं बात करना चाहूंगा कि हाँ इसमें कोई अलग एंगल अगर निकलता है। तो अभी तो बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट ये कह रही है कि ईरान ने भेजा, ईरान का ये आदमी है, कोई कह रहा है कि ये खुद ही परेशान होके, क्योंकि वो सिटीजन तो अमेरिका का है, अमेरिकन सिटीजन है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, तो ऐसा इंसान अपने ही देश के राष्ट्रपति को क्यों मारेगा? तो लोग बोल रहे हैं, लोगों का वहां का जो रिपोर्ट है, वहां के लोगों का कहना है कि इनका जो काम है, कार्यकाल है, जब से इन्होंने गद्दी संभाला है, ये दूसरे चरण का, तब से इनके काम से कोई अमेरिकन खुश नहीं है। जितना इसने बकवास किया उतना इसने हक दिया, कुछ भी नहीं किया इसने। उसके वजह से अमेरिकन जो है वो बहुत परेशान और दुखी है, तो वो फ्रस्ट्रेट होके ऐसा काम किया है, ये वहां के लोगों का कहना है। और दोस्तों ईरान ने साफ साफ बोल दिया, ईरान ऑफर्स यूएस डील टू रीओपन स्ट्रेट बट पोस्टपोन न्यूक्लियर टॉक्स। अब ईरान किस मुद्दे पे आ गया बात करने के लिए कि अब हम न्यूक्लियर पे बात नहीं करेंगे, अब सबसे पहले अगर बात होगी तो हरमुज खोलने पे और ना खोलने पे बात होगी। तो अब इसका कहना क्या है? ईरान का कहना यह है, दो बात है इसका। एक तो ये कह रहा है कि लेबनान पे अटैक नहीं करोगे, न तुम करोगे न इजराइल करेगा, और दूसरा ईरान पे अटैक नहीं करोगे, न तुम करोगे न इजराइल करेगा, तभी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे। और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे तो जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे तो उसके मुंह पे बैठा हुआ है अमेरिका, गल्फ ऑफ ओमान में, तो वहां से वो भी खोलने को राजी हो जाएगा, राजी हो गया है, हो जाएगा, सॉरी हुआ नहीं है अभी, क्योंकि वो तो पहले बोल रहा है कि तुम पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो। और इसका यही प्रपोजल है, न्यू प्रपोजल दोस्तों अमेरिका के सामने यही रखा है कि आप किसी पे हमला नहीं करोगे, और दूसरी बात कि यूएस वाया द पाकिस्तान मीडिएटर हमको नहीं चाहिए, पाकिस्तानियों से हम बात नहीं करेंगे। पाकिस्तानियों पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है दोस्तों, पाकिस्तानी डबल गेम खेलने में माहिर है। जो आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ है, केवल ये दो आदमी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। जो भी सत्ता में आया वो केवल मलाई चाटने के चक्कर में रहा। आपको पता होगा कि ये सब दो दो पासपोर्ट लेके बैठे हुए हैं, जिस दिन इनके देश का बेड़ा गर्क होगा ये सब निकल लेंगे बाहर। झेलो, पाकिस्तान की जनता झेलेगी। तो इन सब का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। ये तो ईरान ने ऑफर किया है साफ साफ कि देखो अगर तुम हमला नहीं करते हो, ये लेबनान को बार बार क्यों इंक्लूड करता है? आपके मन में सवाल आता होगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा ये लेबनान को बार बार क्यों इंक्लूड करता है कि लेबनान पे भी अटैक मत करो, लेबनान में भी सीज फायर करो। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, इससे ज्यादा भी अगर इंफॉर्मेशन हो तो आप जरूर शेयर करिएगा मुझसे। दोस्तों ये बार बार लेबनान लेबनान इसलिए करता रहता है क्योंकि लेबनान में इसके बच्चे पल रहे हैं। बच्चा कौन? हिजबुल्ला। हिजबुल्ला जो आतंकवादी संगठन है, फंडेड बाय ईरान है, वो अभी के डेट में बैठा हुआ है लेबनान में। इसीलिए बार बार बोल रहा है कि लेबनान को भी नहीं मारोगे, लेबनान को भी नहीं मारोगे। दूसरा दोस्तों, इसका एक ऑफिशियल्स है ईरान के, इब्राहिम रेजा, उनका ट्वीट है, ये मैं आपको दिखाऊंगा, अभी ट्वीट पढ़ के बताता हूं। पाकिस्तान इज अ गुड फ्रेंड एंड नेबर ऑफ अस, बट it is not a suitable intermediary of negotiation and lacks of necessary credibility for the mediation। कह रहा है कि
दोस्त है, अच्छा नेबर है, अच्छा पड़ोसी है, सब तो ठीक है, लेकिन ये एक अच्छा निगोशिएटर नहीं है, मीडिएटर नहीं है, इसको हटाओ। ओमान या कतर, दो ऑप्शन है, इन दोनों में से किसी एक को चूज करो, वहां पे बैठो, वहीं पे बात होगी। और ये बात बिल्कुल सही है। अमेरिका को भरोसा नहीं है कि आईआरजीसी से पैसा खा लेगा, और आईआरजीसी को भरोसा नहीं है कि अमेरिका से पैसा खा लेगा। तो पाकिस्तान की कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, पाकिस्तान की कोई पर्सनल खुद की इज्जत सॉवरेनिटी ही नहीं है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान का दुनिया में। दोस्तों, अगर आप ध्यान से जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो या किसी भी न्यूज को देखते हो, हमेशा इंटरनेशनल न्यूज में रुचि रखते हो, तो आपने भी इस चीज को ध्यान दिया होगा कि हमेशा ये हर किसी के सामने हाथ फैला के भीख ही मांगता रहता है। ये कटोरा मेरी तरफ से भी एक कटोरा पाकिस्तान को मैं दे दूंगा, अगर पाकिस्तान चाहेगा तो। वैसे ये कटोरा भी उसके लिए महंगा पड़ जाएगा, स्टील का कटोरा है। तो कुल मिला के ये बात है कि ईरान ने साफ साफ मना कर दिया कि निगोशिएटर कोई अच्छा लाओ, हम इस पाकिस्तान के साथ निगोशिएट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। दे ऑलवेज टेक ट्रम्प इंटरेस्ट इनटू अकाउंट एंड डू नॉट से अ वर्ड अगेंस्ट द अमेरिकन विशेस। ये कह रहा है जो इब्राहिम रेजा है कि ये हमेशा ट्रंप का चाटता रहता है, एक शब्द उसके बातों के, उसके पॉइंट के खिलाफ नहीं बोलता, इसीलिए निगोशिएटर नहीं है, चाटुकार है। इसको लात मारो, पहले इसको हटाओ। तो ये पाकिस्तान को बिल्कुल फूटी आंख भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे ईरानियन। दे ऑलवेज टेक ट्रम्प्स इंटरेस्ट एंड डू नॉट से अ वर्ड अगेंस्ट अमेरिकन विशेस। For example, they are unwilling to tell the world that Americans first accept Pakistani proposal, but then went back on word. They do not say that Americans had commitment agreement that the failed to fulfill them. A mediator must be impartial and not always learning to one side. हमेशा impartial होना चाहिए। इसके कहने का मतलब कि जो निगोशिएटर होता है, जो मीडिएटर होता है, वो दोनों की बात सुनता है, दोनों की बात सुन के फिर एक दूसरे को बताता है कि नहीं देखो, आपके पॉइंट में थोड़ा सा ये गड़बड़ है, आपके पॉइंट में थोड़ा सा ये गलत है, आप दोनों इस पॉइंट को सही करो, फिर से आप टेबल पे आओ, हम आपकी बात करवाते हैं। तो निगोशिएटर बीच में बैठ के, बीच में मेन होता है निगोशिएटर। और ये निगोशिएटर है क्या सर, 2 रुपए दोगे क्या, सही है, आप ही का काम कर लेंगे, तुम दो रहे हो, तुम पैसे दे रहे हो क्या, तुम पैसे दे रहे हो, तुम्हारा काम कर लेंगे। तो ये निगोशिएटर नहीं है, ये कोई मीडिएशन नहीं कर रहा है, मीडिएटर नहीं है, ये चाटुकार है, चाट रहा है केवल। तो ऐसे लोगों को ईरान भी अब नहीं चाह रहा है। ईरान भी चाह रहा है कि अब शांति हो, बातचीत हो, लेकिन वो अपना पॉइंट छोड़ने को रेडी नहीं है। और दोस्तों, एक आखिरी स्लाइड, आखिरी खबर है हमारे पास। पाकिस्तान क्या किया है, पाकिस्तान के पास दोस्तों, पाकिस्तान नोटिफाइड 6 लैंड रूट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू ईरान एमिड ब्लॉकेड ऑफ हार्मूज ईरानियन पोर्ट्स। हार्मूज पे और हार्मूज के बाहर जो गल्फ ऑफ ओमान में ब्लॉकेड लगा के अमेरिका बैठा हुआ है, उस रूट के अलावा ये भाई साहब ने, पाकिस्तान ने 6-7 ऐसे रूट बताए हैं जो लैंड टू लैंड है। इस रूट के थ्रू लगभग दोस्तों पाकिस्तान में कराची पोर्ट पे 6000 से ज्यादा कंटेनर्स रखे हुए हैं जो ईरान को जाने थे। भेजा कौन है किसी को नहीं पता, उस कंटेनर में क्या है किसी को नहीं पता। पाकिस्तान को तो पता ही होगा कौन भेजा है, चाइना भेजा होगा या रसिया भेजा होगा। ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि चाइना भेजा है या रसिया भेजा है। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है दोस्तों कि कुछ ना कुछ गड़बड़ सामान है। हो सकता है कुछ हथियार हो, कुछ विस्फोटक बनाने का सामान हो, जिसकी वजह से ये सामने से लेके नहीं जाना चाह रहे हैं। तो अब ये 6 रूट अपनाए हैं कि हम
लैंड टू लैंड पहुंचाएंगे ईरान को सामान। देखो अभी ये अमेरिका की तरफ था, अभी ये ईरान को सामान डिलीवरी करने लगा, तो इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसीलिए ईरान ने बोला कि चलो ये अच्छा नेबर है, अच्छा पड़ोसी है, लेकिन एक अच्छा निगोशिएटर नहीं है, इसको लात मारो पहले बीच से, इसको भगाओ। तो ये दोस्तों बता रहे हैं कि हम ग्वादर से लेके जाएंगे या कराची से सीधे हम पंसीगब्द लेके चले जाएंगे, उसीम लियारी से होते होते ओरमारा से होकर। तीसरा ये बता रहे कराची से हम कासिम पोर्ट लेके जाएंगे, उसके बाद खुजदार लेके जाएंगे, फिर टफ्तान पहुंचा देंगे। फिर तीसरा रूट ये बता रहे हैं कि ग्वादर से भी हम जा सकते हैं, ग्वादर से टर्बट जाएंगे, टर्बट हौसेब से होते हुए ये टफ्तान का रूट बता रहे हैं। और चौथा पांचवा ये बता रहे हैं ग्वादर लियारी से होते हुए लेक पास फिर टफ्तान। तो ये कह रहे हैं कि हम अब जो पाकिस्तान हैज नोटिस्ड 6 रूट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू ईरान अगेंस्ट एंड द incredible bank's guarantee amidst reports that thousands of containers destined for Iran and awaiting clearance at Pakistan port। कई हजार कंटेनर पाकिस्तान के कराची पोर्ट पे हैं, जैसे ही क्लियरेंस मिलता है वैसे ये ईरान के लिए रवाना कर दिए जाएंगे। तो ये है दोस्तों आज का खबर, यही था, इतना ही था। अगर आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ जरूर शेयर करिएगा और फॉलो करना ना भूलिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और इसी के साथ हम अपनी इस लाइव को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।